हेलो फ्रेंड्स, EY5 ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुके हैं। ये 7वां पार्ट है। यदि आपने इससे पहले वाले पार्ट को अभी तक देखा नहीं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। आज हम इसमें बात करने वाले हैं इतिहास के जो क्वेश्चन हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। या कोई सा भी एग्जाम हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये GK GS का से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें हम 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 7वां पार्ट है। ये आपने 6 पार्टों को अभी तक देखा नहीं है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या आप चैनल पेज पर जाकर प्लेलिस्ट में ये सभी सारे पार्ट मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है। भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये आपसे पूछा है। इसका आंसर क्या, आंसर बताइए। चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ, काले और लाल मृद भांडों के साथ, गेरू रंग के मृद भांडों के साथ, उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद भांडों के साथ। इसके साथ जुड़ा हुआ है इन चारों ऑप्शनों से। राइट आंसर क्या होगा बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जुड़ा हुआ क्या, भारत का सबसे पुराना लोह युग। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। क्वेश्चन क्या है दोबारा सुनिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। ऑप्शन दिए हुए हैं तांबा, टिन, लेड, लोहा। चारों में से क्या आंसर होगा ये आप बताना है। 2014 में मल्टीटास्किंग स्टाफ के जो SSC का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम देखें तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मगध में किसका विशाल भंडार था, लोहे का विशाल भंडार था। ये आपको याद रखना है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए हैं बेल आइकन को दबाएं जिससे आपके लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। मगध साम्राज्य के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। ए ऑप्शन है बिंदुसार, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार, डी वासुदेव। इन चारों में से क्या हुआ। सही चारों में से कौन था, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि इसका आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी बिंबिसार। बिंबिसार को मगध के उत्थान के लिए प्रथम शासक माना जाता है। यदि आपसे बिंबिसार के बारे में पूछे, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था, तो यह बैठा था 544 ईसा पूर्व में मगध गद्दी पर बैठा था। इसीलिए बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करवाया था और उसे ही अपनी राजधानी बनाया था। यदि आपसे पूछे बिंबिसार के बारे में और पूछे कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, तो यह था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्या हो जाएगा, ये बिंबिसार है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये भी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछे कि बिंबिसार है, इसकी मृत्यु किसने की थी, यानी कि हत्या बिंबिसार की किसके द्वारा की गई थी। बिंबिसार की हत्या देखें तो इसकी हत्या उसके पुत्र के द्वारा की गई थी। बिंबिसार की हत्या किसके द्वारा की गई थी, पुत्र। उस पुत्र का नाम क्या है, पुत्र का नाम है अजातशत्रु। क्या था, अजातशत्रु उसके पुत्र का नाम था। ये सभी आपको पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जो नए जुड़े हुए हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ये ऑप्शन दिया हुआ था कौशल, बी मगध, सी चंपा, डी अवंती। यह क्वेश्चन जो SSC CPO का एग्जाम हुआ था 2015 उसमें पूछा गया था। जितने भी जो क्वेश्चन है सभी प्रीवियस एग्जाम में हुए क्वेश्चन है। तो ये जो SSC रेलवे किसी प्रकार का स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल किसी का भी हो,
उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इससे पहले हम और पार्ट वीडियो आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में वहाँ पर इसे ये सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर लगाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मगध। मगध राज्य था जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी जिस भाषा का प्रयोग किया जाता। ये ऑप्शन दिया होता है संस्कृत, बी था पाली, सी ब्राह्मी, डी था खरोष्टी। चारों में से क्या राइट आंसर होगा, बताइए इसका आंसर। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, संस्कृत भाषा थी। कौन सी थी, संस्कृत भाषा थी जो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हेरोडोटस को माना जाता है। यह आपने नाम कई बार सुना होगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हेरोडोटस को क्या माना, हेरोडोटस को माना जाता है। ये ऑप्शन दिया होता है इतिहास का जनक, बी भूगोल का जनक, सी राजनीति शास्त्र का जनक, डी दर्शन शास्त्र का जनक। इन चारों में से क्या राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, इससे आपके लिए एग्जाम में कोई एक जीके से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए वो गलत ना होना चाहिए। सारे मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं वीडियो में से मिल जाएंगे आपको, कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं, तो पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो अलेक्जेंडर और सिकंदर ने अलेक्जेंडर जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। ये ऑप्शन था हाइडेस्पीज का, बी झेलम में, सी पानीपत में, डी तराइन में। चारों में कहाँ लड़ाई लड़ी थी सिकंदर और पोरस ने। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि इसका आंसर देखें तो इसके दो आंसर हैं इस ऑप्शन के हिसाब से, हाइडेस्पीज हाइडेस्पीज और झेलम, ये दोनों इसके करेक्ट आंसर होंगे। क्योंकि जो यूनानी स्रोतों के अनुसार हम देखें, जो यूनानी स्रोत हैं उनके अनुसार हम देखें तो पोरस राजा है, पोरस राजा के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। कौन सा, हाइडेस्पीज नदी के किनारे। हाइडेस्पीज नदी के किनारे इन दोनों का युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में यदि हम देखें, इस युद्ध में जो पोरस है, पोरस की हार हुई थी, ये हार हुई थी इसकी। और परंतु जो सिकंदर है, जो अलेक्जेंडर सिकंदर है, इसने क्या किया, इसने इस पोरस की जो बहादुरी से इसने जो युद्ध लड़ा था उससे प्रभावित होकर उसके लिए उसका राज्य है, इस पोरस का जो राज्य है, सिकंदर ने इसको वापस लौटा दिया था। इसको पोरस को सिकंदर ने वापस लौटा दिया था। किस कारण, क्योंकि जब पोरस ने सिकंदर के साथ जो लड़ाई लड़ी थी उसमें बड़ी बहादुरी से लड़ा था, जिस कारण सिकंदर से प्रभावित हुआ, तो इसे पोरस को उसका राज वापस लौटा दिया। तो इससे क्या कर ली, मित्रता कर ली। ये दोनों मित्र बन गए थे। क्या बन गए थे, दोनों मित्र बन गए थे। तो झेलम नदी को ही यदि हम देखें, ये झेलम नदी है, इसी को ही हम यूनानी भाषा में क्या कहते हैं, हाइडेस्पीज कहा जाता है। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहा जाता है। इस कारण ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। कौन से, ए और बी। इसमें एग्जाम में आंसर दिया होता उसके हिसाब से इसमें सभी के लिए बोनस पॉइंट मिला था। तो आपको याद रखना है, इसके क्या दो आंसर है, हाइडेस्पीज और झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में क्या कहते हैं, हाइडेस्पीज कहते हैं। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ
झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सभी को पता होगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर था सी। अभी हमने किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो पोरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहू यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। यहूदियों का धार्मिक पाठ का नाम क्या है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। ए है स्तुतिगृह, बी मूसा संहिता, सी त्रिपिटक, डी जिंद अविस्ता। चार में से क्या उसका आंसर राइट था, ये आपको बताना था। तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या था, ये आपने देख लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बी ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूसा संहिता। यहूदियों का धार्मिक पाठ था। ठीक। यदि इसमें देखें तो त्रिपिटक किसका था, बौद्धों का। त्रिपिटक किसका था, बौद्धों का था। ये आपको याद रखना है। और जैन अविस्ता ये है, ये किसका था, पारसियों का पवित्र ग्रंथ था। ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ यहूदियों का तो ये होगा मूसा संहिता हो गया। त्रिपिटक किनका था, बौद्धों का हो गया था। और जैन अविस्ता ये किसका था, ये पारसियों का था। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक ही क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार लिखिए। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार लिखिए, इनकी तिथि के अनुसार लिखिए राजवंशों को। फर्स्ट में था नंद, सेकंड है शिशुनाग, थर्ड है मौर्य, फोर्थ नंबर पर है हर्यक। चलिए बताइए इनका क्या आंसर होगा। यदि हमें राजवंशों को कालक्रम लिखेंगे तो इन चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर किसका होगा बताइए। क्वेश्चन का आंसर लगाइए। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। पूरा बारीकी से समझिए इसको, फुल डिटेल के साथ हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। हर्यक वंश को लेते हैं। फर्स्ट इसको लेते हैं हर्यक वंश। यदि हर्यक वंश के शासनकाल की बात करें, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था, 544 544 से 412 ईसा पूर्व तक। ठीक। ये तो हर्यक वंश का रहा था। अब देखते हैं हम शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश के शासनकाल की बात करें तो ये 412 से कितने से 412 से कितने तक रहा था, 345 था। 345। ठीक। ये तो रहा था शिशुनाग वंश का। अब हम आते हैं देखते हैं नंद वंश का। इसका देखते हैं, ये नंद वंश का हम देखते हैं। नंद वंश का शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल रहा था 345 से 345 से 322 ईसा पूर्व के बीच। 322 के बीच रहा था। ठीक। अब रहा लास्ट हमारा बचा है मौर्य। कौन सा, मौर्य वंश बचा हुआ है। तो मौर्य वंश का तो आपको पता ही होगा, 322 से कितना रहा था, 184। कितना, 184 रहा था। तो आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले आएगा हर्यक वंश। कौन सा आएगा, हर्यक वंश एक नंबर पर आएगा। ठीक। अब सेकंड नंबर पर यदि हम देखें, सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा, शिशुनाग वंश दूसरे नंबर पर जाएगा। थर्ड नंबर पर देखें, नंबर पर 345 से 322, 322 से 184। नंबर पर कौन सा हो जाएगा, ये दोनों। ठीक। इनको हम मान सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या था, सी। सी इसका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन हम देखें तो सी इसका करेक्ट आंसर था। नंबर था ये नन, फोर्थ नंबर पर मौर्य वंश। इस प्रकार से सी इसका करेक्ट आंसर था।
ये आपको क्रम के हिसाब से क्वेश्चन, ये अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आपको देख के जाना एग्जाम से पहले। सभी के कार्यकाल का क्रम याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, महाभाष्य लिखा था। ये महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया था? गार्गी ने, मनु ने, बाण ने या पतंजलि ने? किसने लिखा था महाभाष्य? बताइए इसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, पतंजलि ने महाभाष्य को लिखा था। महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि, ये आपको याद रखना है। यदि हम देखें जो महाभाष्य ग्रंथ है, इसमें जानकारी किसके बारे में मिलती है? यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले महाभाष्य में किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो इसके मौर्य शासकों के आर्थिक संकट के, जो मौर्य शासक हैं उनके जो आर्थिक संकट था उससे उबरने के लिए देव प्रतिमाएं बनवा कर बिकवाई गई थी। इस महाभाष्य में हमें क्या पढ़ने को मिलता है? इसमें हमें जो मौर्य शासक हैं उनके आर्थिक संकट से उबरने के लिए, वो आर्थिक संकट से किस प्रकार उभरे थे, देव प्रतिमा बनवाकर बिकवाई गई थी, जिससे वो आर्थिक संकट से उभरे हुए थे। ये बात किसमें बताई गई? महाभाष्य में लिखी गई। किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। जो ये नाम दिए हुए हैं इनमें से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय यानी कि चिकित्सक थे, उनकी पहचान कीजिए। ए था चरक, ए ऑप्शन में था चरक, सुश्रुत और भरत। बी में था चरक, सुश्रुत, पतंजलि। सी में दिया हुआ था चरक, सुश्रुत और वाग्भट। डी में था चरक, वात्स्यायन, वात्स्यायन और वाग्भट। इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन बना हुआ था जो एग्जाम में, ये एसएससी सीपीओ का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। किसमें? सीपीओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन कौन से थे जो प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान? कौन कौन थे? चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ये तीनों प्राचीन भारत के त्रय की पहचान थे। ये तीनों ही चिकित्सक, ये तीनों चिकित्सक हैं जो आयुर्वेद में सदस्य थे, जो आयुर्वेद में निपुण थे। ये तीन चिकित्सक। तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जो नए हैं बेल आइकन दबाएं, जिससे आपकी लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आप किसी भी प्रकार की वीडियो यदि आप इस चैनल पर आए तो उससे वंचित न रहें, जिससे आपके लिए एग्जाम के लिए लाभकारी हो। तो लाइक करें, इस चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जोड़ें इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।